नमस्कार साथियों, आज अपन बात करते हैं विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के बारे में, जिसमें सबसे पहले शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न कोशिका के बारे में अगर कोई प्रश्न आता है तो उनके कोशिकांगों के द्वारा कोशिकांगों की खोज किसने की और इन कोशिकांगों के क्या क्या काम है और उनको किन अन्य नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, उसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो समझे, एक एक करके सभी प्रकार के कोशिकांगों का क्लियर करेंगे। सबसे पहले दो कोशिकांग लेते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। समझे, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कोशिकांग है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी और उसका नाम बेंडा ने दिया था। दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। कॉलिकर ने खोज की थी और बेंडा ने उसका नाम दिया था। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखना। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत युक्त संरचना है। पहली परत जो आपको दिख रही है वो बिल्कुल सतत है और दूसरी जो परत दिख रही है वो अंदर धसी हुई है जगह जगह पर। तो बाहरी झिल्ली हो गई, ये आंतरिक झिल्ली हो गई। आंतरिक झिल्ली जो ये धसी हुई है, यहां से प्रश्न आता है कि आंतरिक झिल्ली जो जगह जगह पर धसी हुई है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रिस्टी। पहला प्रश्न। दूसरा, क्रिस्टी के ऊपर माचिस की तीली के समान ये दाने बने हुए हैं। माचिस की तीली के समान ये बने हुए दाने जो हैं वो ऑक्सीसोम या F0 पार्टिकल या F1 पार्टिकल या F1 कण भी कहते हैं। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। वास्तव में ये पार्टिकल होते क्या है वो समझें। तो आंतरिक झिल्ली जो अंदर से मुड़ी हुई है उसको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको ऑक्सीसोम F0 कण या F1 कण कहते हैं। यह कण ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन करने वाले एंजाइमों से बने होते हैं। मतलब उसका दूसरा नाम एटीपीएस सिंथेटेज एंजाइम भी है। इसका दूसरा नाम अगर बात करें तो एटीपीएस सिंथेटेज एंजाइम भी है। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि वो एटीपी का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका नाम एटीपीएस सिंथेटेज एंजाइम है। जबकि परीक्षा में इस नाम से प्रश्न नहीं आएगा। परीक्षा में प्रश्न आएगा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वाले एंजाइम कौन से है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का सीधा मतलब है कोशिका के भोजन का ऑक्सीकरण करना। इसलिए ये जो ऑक्सीसोम या F0 कण है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा कोशिकीय श्वसन करते हैं और कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और श्वसन क्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी बनते हैं और एटीपी को ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। क्लियर? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह ऊर्जा के सिक्के होते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं, मतलब ऊर्जा बनाते हैं, इसीलिए उसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर? यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज है, कोशिका के अंदर ध्यान रखना, मैं चार अलग अलग शब्द बता रहा हूं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। रिक्तिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कोशिका रस या सेल सैप कहते हैं। कल अपन लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा की थी। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। और एक और शब्द भी बताऊंगा मैं कि हरित लवक के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो चार शब्द हो गए। कोशिका द्रव्य जो आपको पहले से पता है, इसके बाद तीन शब्द और याद करने हैं, कोशिका रस या सेल सैप, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। अलग अलग कोशिकांगों में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बारे में प्रश्न इस बार जरूर आ सकता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न करता है? एटीपी के रूप में। और यह हमारे सभी जैव उपापचय क्रियाओं को करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो प्रदान करता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करने के लिए
केंद्रक के डीएनए पर निर्भर नहीं रहता। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का स्वयं का डीएनए होता है। ये डीएनए सर्पिलाकार वृत्ताकार होता है। लास्ट एग्जाम में प्रश्न आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है, रेखीय होता है, तंतुवत होता है कि वृत्ताकार होता है। तो ध्यान रखना वृत्ताकार होता है। स्वयं का आरएनए भी होता है और स्वयं के राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। अभी राइबोसोम का डिटेल अध्ययन करेंगे, बताएंगे। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो इसमें 70S प्रकार के होते हैं क्योंकि स्वयं का डीएनए, स्वयं का आरएनए, स्वयं का 70S राइबोसोम होता है, इसलिए यह अंग माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। क्लियर? आओ इधर। दूसरा जो कोशिकांग है महत्वपूर्ण, उसका नाम है लवक। लवक या प्लास्टिड। इसकी खोज सबसे पहले हैकल ने की थी। लवक की खोज किसने किया था, परीक्षा प्रश्न आ जाए तो हैकल ने। वास्तव में हैकल ने खोज हरित लवक की थी। वास्तव में हैकल ने खोज हरित लवक की थी, लेकिन उस समय इससे पहले बाकी कोई लवक ज्ञात थे ही नहीं, इसलिए लवक की खोज किसने किया था प्रश्न आ जाए तो हमें हैकल नाम याद रखना है। ठीक। अब वर्तमान में पता चला कि ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं। अवर्णी लवक मतलब कलरलेस। इसका मुख्य काम खाद्य पदार्थों का संग्रह है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करना, वसा का संग्रह करना, प्रोटीन का संग्रह करना वगैरह। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, तो इसको वर्णी लवक कहते हैं। जैसे पुष्प अलग अलग कलर के होते हैं, फल अलग अलग कलर के होते हैं, तो पुष्प के कलर के लिए, फलों के कलर के लिए पत्तियां कई बार पीली लाल पीली भी होती हैं, तो उनके कलर के लिए उत्तरदायी जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट के कारण ही रंग बिरंगे फूलों के कारण ही मधुमक्खियां और अन्य भंवरे और तितलियां वगैरह आकर्षित होते हैं, जो परागकण की क्रिया के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। और तीसरे प्रकार के जिसका अपन डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। हरित लवक क्या है, किससे मिलकर बना होता है, क्या काम करता है, उसका डिटेल में अध्ययन अपन यहाँ कर रहे हैं। ठीक, पहले समझ लें। हरित लवक की थोड़ी हल्की सी संरचना बना देता हूं मैं। हरित लवक भी अपने आप में दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है, तो ये मैंने बना दी डबल मेम्ब्रेन, पहली चीज तो ये। ठीक। अब इसके अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को, अब एक एक चीज ध्यान रखना, परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये तो है स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले तरल पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर इस प्रकार जैसे एक सिक्के के ऊपर सिक्के रखे रहते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है। इस संरचना को अपन कहते हैं ग्रेना। ये ग्रेना आपस में नलियों द्वारा जुड़े रहते हैं। अब ये जो नलियों द्वारा जुड़े रहते हैं, इस नलियों को अपन कहते हैं इंटरग्रेना या लैमिनी। इंटरग्रेना। इस इंटरग्रेना से कोई विशेष प्रश्न आज तक आया नहीं है। ध्यान रखना, स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। अब उस एक ग्रेना को अपन बाहर निकालें इसको, तो ये सिक्के ऐसी संरचना होती है वास्तव में, ऐसी। तो उस ग्रेना के अंदर विभिन्न प्रकार के थाइलेकोइड होते हैं। इस प्रकार ऐसे थाइलेकोइड जमे रहते हैं, और इस थाइलेकोइड के अंदर क्वांटासोम होते हैं, और क्वांटासोम के अंदर पर्णहरित होते हैं। हमारे लिए जो काम की चीज है वो यही है। ठीक, यानी मैं इसको नहीं बना रहा हूं, समझे आप। हरित लवक के अंदर स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना होता है, ग्रेना के अंदर थाइलेकोइड होते हैं, थाइलेकोइड के अंदर क्वांटासोम होते हैं, और क्वांटासोम के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको अपन पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। अब मैं यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों के नाम बता रहा हूं जो आए हुए हैं, इसलिए क्वांटासोम की खोज किसने की ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो 3 वैज्ञानिकों के नाम बता रहा हूं मैं। पार्क, पोन्स और बिगिन। क्वांटासोम की खोज किसने की, पार्क,
पॉन्स और बिगिंस, इन तीनों ने मिलकर क्वांटासोम की खोज की। चलो, क्वांटासोम के अंदर जो विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है उसका नाम है पर्णहरित या क्लोरोफिल। क्योंकि यह पर्णहरित हरे रंग का होता है, यह पर्णहरित हरे रंग का होता है, इसीलिए पेड़ पौधों की पत्तियां हमें हरे रंग की दिखाई देती है। अब लेकिन ये हरे रंग का होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि पर्णहरित जो है उसके निर्माण में एक धातु काम में आती है, वो है मैग्नीशियम। पर्णहरित के निर्माण में एक धातु काम में आती है, वो है मैग्नीशियम। ठीक, यह जो मैग्नीशियम धातु है, जब पृथ्वी जमीन के अंदर जहां पौधा लगा हुआ है वहां पर जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है मिट्टी में, तो पेड़ पौधे पत्तियों को गिराकर मैग्नीशियम की पूर्ति पूरी करते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं, तो मैग्नीशियम की पूर्ति करने के लिए मिट्टी में। क्लियर, समझे। अब पर्णहरित क्या काम करता है? पर्णहरित एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, मतलब पेड़ पौधों सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। क्योंकि वो भोजन बनाता है इसलिए हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक, अब मैंने दो कॉमन शब्द लिखे हैं, ये दोनों के लिए है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए, आरएनए और सिस्टर राइबोसोम पाया जाता है, इसी प्रकार हरित लवक को भी केंद्रक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, इसके पास भी स्वयं का डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए यह भी अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहलाता है। कोशिका के ये सबसे दो महत्वपूर्ण और बड़े अंग हैं जो कि अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो बिना केंद्रक के ऊपर निर्भर रहे स्वयं अपना काम कर सकते हैं, स्वयं का डीएनए, स्वयं के एंजाइम, स्वयं के प्रोटीन बना सकते हैं। पहली चीज तो ये। अब क्योंकि यह इतने बड़े होते हैं कि स्वयं में अपने आप में कोशिका है, इसलिए इसका नाम कोशिका के अंदर कोशिका। निम्न में से कौन से कोशिकांगों को कोशिका के अंदर कोशिकांग कहा गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को और हरित लवक को कोशिका के अंदर कोशिकांग कहा गया है। क्लियर, तो इससे आपको बहुत से प्रश्न क्लियर हुए होंगे। ध्यान रखना, हरित लवक या पर्णहरित के अंदर पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। क्लियर, तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके लिखें। परीक्षा के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो देखते जरूर हो लेकिन कमेंट या लाइक नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।